गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को मेरी ओर से नमस्ते। वेलकम बैक इन नेक्स्ट वीडियो। और ये हमारी आज होने वाली है पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, तो ये पार्ट 2 वीडियो है ऑन द पोस्ट कॉलोनियलिज्म, जिसको कि हम कवर कर रहे थे एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द पार्ट 1 वीडियो ऑन दैट। तो ये सेकेंड क्विज होने वाला है एंड इन दिस वी विल सॉल्व 10 क्वेश्चंस। ओके, एंड बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, अगर आज आपने एक्सरसाइज नहीं की है तो फर्स्ट प्लीज़ गो एंड डू योर एक्सरसाइज बिकॉज इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अ हेल्दी माइंड कैन ओनली रिसाइड इन अ हेल्दी बॉडी। सो बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज करना डेली। बीमार होना कोई अच्छी बात नहीं है, तो इट्स बेटर टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और जिन्होंने एक्सरसाइज कर ली है दे कैन स्टार्ट विद द वीडियो। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट स्ट्रिक्टली अ पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा एक स्ट्रिक्टली नॉट अ पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक है। यानी कि इन चारों में से 3 तो है हमारे बहुत ज़्यादा पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक और एक नहीं है, तो वी हैव टू टेल दैट। ओके, रीडिंग द फर्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन है हमारा एडवर्ड सैयद। तो एडवर्ड सैयद का जैसे कि मैंने बताया था कि दैट ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और इनका जो वर्क है ना ओरिएंटलिज्म, तो वो बहुत ही एक फाउंडेशनल वर्क है इन द फील्ड ऑफ पोस्ट कॉलोनियल। तो ये तो है ही है। यानी कि नेक्स्ट हमारे फ्रेंड्स फैनन, इनके हमने देखे कि 3 इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। फिर है होमी के भाभा, ही इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में तो इनका बहुत ही नाम है। गायत्री स्पिवाक जो कि इंडियन क्रिटिक है, इनका भी बहुत ज़्यादा फेमस नाम है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है ना दैट इज़ फ्रेंड्स फैनन। तो फ्रेंड्स फैनन जो पर्सन है ना, ही वॉज द प्री कर्सर टू द पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म। तो ये हमारे प्री कर्सर थे। लेकिन जो एडवर्ड सैयद हैं और जो होमी भाभा हैं और जो गायत्री स्पिवाक हैं, ये तीनों ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड ऑल दीज 3 पर्सनस दे बिलोंग टू द पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म। और जो फ्रेंड्स फैनन है वो क्या थे, अभी मैंने बताया कि दैट ही वॉज द प्री कर्सर टू द पोस्ट कॉलोनियलिज्म। जो फ्रेंड्स फैनन है ही बिलोंग टू द फ्रेंच कंट्री। सो यू हैव टू रिमेंबर कि वो फ्रेंच से बिलोंग करते थे। एक और बात इसमें याद रखनी है कि जो एडवर्ड सैयद हैं और होमी भाभा है और जो गायत्री स्पिवाक है ना, ये तीनों हमारे दे बिलोंग टू अ ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज होली ट्रिनिटी। होली ट्रिनिटी। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे एक बुक का नाम दिया गया है दैट इज कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म, पब्लिश्ड इन द ईयर 1993। सो दे आर आस्किंग कि ये बुक किन्होंने लिखी है। कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म बुक का नाम हो गया, कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म। क्या ये फ्रेंड्स फैनन ने लिखी है या फिर ये एडवर्ड सैयद, ये गायत्री स्पिवाक या फिर होमी भाभा। इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ एडवर्ड सैयद। एडवर्ड सैयद का एक वर्क देख लिया था हमने, कौन सा था, ओरिएंटलिज्म। दूसरा वर्क हो गया ये हमारा कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म। अब जो कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म है ना, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द सीरीज ऑफ एसेज। तो इसके अंदर उन्होंने बहुत सारे एसेज लिखे हैं। तो सीरीज ऑफ एसेज है कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म। और इसमें से जो एक इम्पॉर्टेंट एसे है जो आपको याद रखना है दैट इज टाइटल्ड एज जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन कौन थी, हु वाज जेन ऑस्टन, जेन ऑस्टन एंड एम्पायर। ओके, तो ये एक ऐसे है इसमें से जिसका ये टाइटल है जेन ऑस्टन एंड एम्पायर, जिसके अंदर ना वो जेन ऑस्टन का जो एक वर्क है, कौन सा वर्क है, मैन्सफील्ड पार्क। तो मैन्सफील्ड पार्क को डिस्कस करते हैं और बोलते हैं कि जो मैन्सफील्ड पार्क है ना, वो इतना बड़ा एस्टेट पॉसिबल ही इसीलिए हो पाया है क्योंकि कॉलोनाइज्ड जो लोग थे उनसे इतना ज़्यादा काम करवाया गया, उन्हीं की वजह से, उन्हीं की बदौलत इतना बड़ा कॉलोनाइजर्स ने क्या बनाया, मैन्सफील्ड पार्क। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर इन जेन ऑस्टन एंड एम्पायर। इसके अंदर ऐसे है और पूरा हमारा जो सीरीज ऑफ ऐसे उसका क्या नाम है, कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ईयर भी याद रखने की कोशिश करनी है हमने कि 1993, कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म, सीरीज ऑफ एसेज बाय एडवर्ड सैयद। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इसमें हमसे पूछा है कि दैट द लोकेशन ऑफ कल्चर, दिस इज द नेम ऑफ द बुक बाय होमी के भाभा, वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर। ओके, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये है हमारे होमी के भाभा। अब ये ना जो होमी के भाभा थे, ही वॉज एन इंडियन, लेकिन बाद में इन्होंने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ करके ले ली है ब्रिटिश की सिटीजनशिप एंड ही इज़ स्टिल अलाइव। तो अभी ये जिंदा हैं। तो ये पूछ रहे हैं हमसे कि जो लोकेशन ऑफ कल्चर है ना, ये एक बुक है, एक वर्क है जो किन्होंने लिखा है, होमी के भाभा ने लिखा है, और ये कौन से ईयर में पब्लिश करा गया है। नाउ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ईयर 1994। ठीक है, तो ये इसमें मिसप्रिंट हो गया है, तो दिस इज नॉट द आंसर। आंसर क्या है हमारा 1994। इस टाइम पे तो ये बॉन्ड भी नहीं हुए थे, तो उनका तो जन्म ही नहीं हुआ था, तो ही कैन नॉट राइट दैट बुक, ही कैन नॉट पब्लिश दैट बुक एट दैट टाइम। ओके,
तो याद रखना है हमने कि जो द लोकेशन ऑफ कल्चर है, दिस इज़ अ वर्क बाय होमी के भाभा पब्लिश्ड इन द ईयर 1994 एंड होमी के भाभा इज़ स्टिल अलाइव, राइट। एंड ही हैज़ टेकन द सिटीजनशिप ऑफ ब्रिटेन के हो गए अब, ये हमारे नहीं रहे। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ अनहोमलीनेस या फिर डबल कॉन्शियसनेस बाय सम क्रिटिक्स मीन्स, तो इसका ना मीनिंग बताना हमने कि इसका मीनिंग क्या है, अनहोमलीनेस का मीनिंग क्या है या फिर डबल कॉन्शियसनेस, राइट। पहला है हमारा, बोल रहे हैं कि नॉट फीलिंग एट होम, ठीक है। चलो देख लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नीदर द कल्चर ऑफ द कॉलोनाइजर, ना ही तो हमें कॉलोनाइजर का कल्चर समझ आ रहा है, नॉर दैट ऑफ द कॉलोनाइज्ड फील्स लाइक होम, और ना ही हमें जो कॉलोनाइज्ड है उनका भी कल्चर हमें होम जैसा नहीं लग रहा है। थोड़ा अप्रोप्रिएट है, नॉट फीलिंग एट होम से तो ज़्यादा बेटर ये वाला ऑप्शन है हमारा। चार्ली ऑप्शन बोलता है विदाउट अ होम, बिना एक किसी घर के। एंड डेल्टा ऑप्शन इज़ लिविंग अब्रॉड, कि आप विदेश रह रहे हो। तो इसका ना जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बीटा ऑप्शन, दैट इज़ अनहोमलीनेस का क्या मीनिंग हो गया कि ना ही तो आप कोलोनाइजर के कल्चर से रिलेट कर पा रहे हो और ना ही आप कोलोनाइज्ड के कल्चर से रिलेट कर पा रहे हो, ओके। आप बीच बिचल के रह गए हो, मतलब नाउ यू आर इन द मिडल ऑफ व्हाट, मिडल ऑफ द कॉलोनाइजर और मिडल ऑफ द कॉलोनाइज्ड के कल्चर के बीच के हो गए हो आप, दोनों इंटरमिंगल हो गए हैं और आप डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते और आपको एक अनहोमलीनेस की फीलिंग आती है। और डबल कॉन्शियसनेस, आप यहाँ के भी हो यहाँ के भी हो, तो आपको समझ ही नहीं आता है कि दैट वेयर डू यू एग्जैक्टली बिलोंग टू। एंड यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर कि ये जैसे कि ये हाइब्रिडिटी जैसी टर्म हो गई कि मिक्स कल्चर हो गया, यू कैन नॉट रिलेट टू आइदर। तो दिस इज़ अ टर्म विच इज़ कॉइंड बाय होमी के भाभा। इसको याद रखना है कि दैट दिस टर्म इज कॉइंड बाय होमी के भाभा, राइट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि हु कॉइंड द टर्म हाइब्रिडिटी। ये अब इतना इजी क्वेश्चन हो जाएगा, इतना इजी क्वेश्चन है ना। हाइब्रिडिटी टर्म पूछ रहे हैं कि किन्होंने कॉइन करी है। फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, होमी के भाभा। विदाउट एनी डिले वी विल मार्क द आंसर एल्फा। एडवर्ड सैयद का भी हमने देख लिया कि कौन से वर्क थे, ओरिएंटलिज्म है, कल्चर एंड इंपीरियलिज्म है। गायत्री स्पिवाक जो कि इंडियन है, एंड शी हैज़ रिटन द वर्क कैन द सबॉल्टन स्पीक। सबॉल्टन क्या होता है वो आगे वाले क्वेश्चन में आई विल टेल यू। फ्रेंच फैनन का हमने देख लिया कि दैट ही वाज अ प्रीकर्सर टू द पोस्ट कॉलोनियल मूवमेंट, ओके। और इनके 3 वर्क्स हैं। तो बैक टू द क्वेश्चन, टर्म पूछ रहे थे ना हाइब्रिडिटी किन्होंने टर्म कॉइन करी है, हमारी होमी के भाभा ने करी है। अब हाइब्रिडिटी का मीनिंग क्या होता है, हाइब्रिडिटी का मीनिंग ही यही होता है कि जो कॉलोनाइजर्स थे अब वो आ गए हैं और जो कॉलोनाइज्ड पीपल है ना, अब वो ना ही तो कॉलोनाइज्ड के कल्चर से रिलेट करते हैं और ना ही कॉलोनाइजर के कल्चर से रिलेट करते हैं, वो बीच में हो गए हैं, तो मिक्स हो गया है, दैट इज़ हाइब्रिड हो गया है। हाइब्रिड होता है मिक्सिंग ऑफ कल्चर्स, ओके, मिक्स हो गया सब कुछ। डेफिनेशन भी दी गई है नीचे कि दैट व्हेन टू कल्चर्स को मिंगल द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यूली क्रिएटेड कल्चर चेंजेस, ठीक है। जब 2 कल्चर को मिंगल हो गए, मिक्स हो गए हैं, तो जो न्यूली क्रिएटेड कल्चर है ना, अब उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बदल चुकी हैं। ईच ऑफ द कल्चर कॉजिंग एम्बीवेलेंस, एम्बीवेलेंस मतलब एम्बिग्विटी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइब्रिडिटी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, हाइब्रिडिटी। अकॉर्डिंग टू हुम, अकॉर्डिंग टू होमी के भाभा। और एम्बिवेलेंस भी एक टर्म है जो किन्होंने कॉइन करी है, इन्होंने ही कॉइन करी है, होमी के भाभा ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा 6th क्वेश्चन है आज की वीडियो का, दैट इज फ्रेंच कॉन्सेप्ट ऑफ वाइट मास्क मीन्स दैट, ओके। तो जो फ्रेंच फैनन है, अभी कितनी बार इसको डिस्कस करा है, फ्रेंच फैनन कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ही बिलोंग टू द फ्रेंच कंट्री। और उनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है दैट इज ब्लैक स्किन वाइट मास्क, दिस इज द नेम ऑफ द वर्क, वाइट मास्क, ओके। तो अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें जो वाइट मास्क है ना, इसका क्या मीनिंग है, क्या बोलना चाहते हैं फ्रेंच फैनन बाय सेइंग दैट ब्लैक स्किन वाइट मास्क। पहला ऑप्शन बोलता है हमारा दैट मास्क आर मेड अप ऑफ द वाइट क्लोथ, थोड़ा सा ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं पहले हम। मास्क आर पेंटेड वाइट, चार्ली ऑप्शन बोलता है दैट द ब्लैक्स ट्राई टू लुक लाइक द वाइट्स, ओके। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बोलना चाहते हैं फ्रेंच फैनन कौन से वर्क में, ब्लैक स्किन वाइट मास्क, एंड दिस वर्क वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1952। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। तो वो बोलना चाहते हैं कि जो ब्लैक स्किन है ना, यानी कि जो ब्लैक पीपल हैं, दे वांट टू अपीयर लाइक वाइट। तो वो वाइट का जो नकाब है ना, वाइट मास्क पहनना चाहते हैं। तो मीनिंग क्या होगा कि जो ब्लैक्स हैं, दे वांट टू ट्राई टू लुक लाइक दी वाइट्स। दिस इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज व्हाट इज मेंट बाय फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट ऑफ वाइट मास्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू फ्रेंच फैनन इज नियो कॉलोनियलिज्म। तो नियो कॉलोनियलिज्म एक टर्म है। अब वो पूछना चाहते हैं कि जो फ्रेंच फैनन है ना, उनका क्या तात्पर्य है व्हेन ही सेज द टर्म नियो कॉलोनियलिज्म, यानी कि फ्रेंच फैनन क्या समझते हैं नियो कॉलोनियलिज्म से। पहले हम समझ लेते हैं कि हम क्या समझते हैं। कॉलोनियलिज्म जो है इसका क्या मीनिंग होता है। तो जो नियो कॉलोनियलिज्म जो टर्म है ना, इसका क्या मीनिंग होता है। नियो मीन्स न्यू, कॉलोनाइजेशन मतलब कि कब्जा कर लेना। तो कॉलोनाइजेशन और उसके आगे जब न्यू लगा दिया तो न्यू मतलब होता है कि न्यू तरीके से कॉलोनाइजेशन कर लेना। पहले क्या किया इंग्लिश वालों ने, यूके वालों ने, कि वो यहाँ पर आए इंडिया में और हमको कॉलोनी बनाया, लेकिन अब वो इंडिया में भी नहीं आते और हमको तब भी उन्होंने कॉलोनी बना रखा है। एंड दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू टेल मी कि उन्होंने हमें कैसे कॉलोनी बना रखा है अभी भी। हैव यू हर्ड ऑफ द डिफरेंट ब्रांड्स एंड द टर्म ग्लोबलाइजेशन। तो जब हम देखते हैं कि यहाँ पे लिवाइस आप सुनते हो और अलग अलग जो भी ब्रांड्स हैं, एडिडास हो गया, नाइकी हो गया, तो हमें पता है कि ये सारे ब्रांड्स ना इंडियन नहीं हैं। दीज ऑल ब्रांड्स आर व्हाट फॉरेन। अब ये यहाँ पे आते हैं, हम लोग सिर्फ इन्हीं ब्रांड्स को परचेज करते हैं, तो सारा पैसा हम कहाँ ड्रेन कर रहे हैं, टू दीज फॉरेन कंट्रीज ओनली। तो हम क्या हो गए, न्यू कॉलोनाइज्ड पीपल हो गए, है ना। इस टर्म को हम बोलते हैं नियो कॉलोनियलिज्म। अब हमने बताना है कि जो फ्रेंच फैनन है ना, वो नियो कॉलोनियलिज्म का क्या मतलब समझते हैं। इज इट रूल बाय द अमेरिकन्स? बिल्कुल गलत एकदम। रूल बाय द नेटिव एलिट्स, रूल बाय द प्रोलिटेरियट्स एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है, प्रोलिटेरियट्स और बॉर्जवाजीज का तो हमने देखा था मार्क्सिज्म में कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज रूल बाय द नेटिव एलिट्स। अब जो फ्रेंच फैनन है ना, वो क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, वो बोलना चाहते हैं कि जो जैसे कि जो वर्किंग क्लास है ना, वर्किंग क्लास वो डबली मार्जिनलाइज्ड हो गई। जैसे कि हमने फेमिनिस्ट मूवमेंट में स्टडी किया था कि जो ब्लैक फीमेल्स होती हैं वो डबली मार्जिनलाइज्ड होती हैं। एक तो वो बाय दी कॉलोनाइज्ड, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनको मार्जिनलाइज करा। दूसरा कौन है, उनका पेट्रियार्की, जो कि उनकी खुद की कंट्री में है, तो यानी कि वो डबली मार्जिनलाइज्ड हो जाएंगी। तो उसी तरीके से जो फ्रेंच फैनन है ना, वो बोलते हैं कि जो वर्किंग क्लास है वो भी ऐसे डबली मार्जिनलाइज्ड है। दैट इज फर्स्ट, मतलब जो कॉलोनियल पावर्स थी उन्होंने उनको रूल करा, और सेकेंडली क्या है कि जो उनके नेटिव एलिट्स हैं, नेटिव एलिट्स, ज़मींदारी हमने पढ़ा था, ज़मींदारी या फिर नेटिव एलिट्स हैं, वो भी उनको रूल करते हैं। ठीक है, तो दिस इज रूल बाय द नेटिव एलिट्स। उन्हीं कंट्री के जो एलिट लोग हैं उन पे जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एज नियो कॉलोनियलिज्म अकॉर्डिंग टू फ्रेंच फैनन। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर हमसे पूछा है कि द एसे का क्या टाइटल है, ऑफ मिमिक्री एंड मैन द एम्बिवेलेंस ऑफ द कॉलोनियल डिस्कोर्स। अगर अब आपको पता है ना कि एम्बिवेलेंस का कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया था, देन यू कैन इजीली टेल कि ये बुक किन्होंने लिखी है। और इसमें एक और मिमिक्री का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, एक एम्बिवेलेंस का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो दोनों आपको पता होना चाहिए कि दैट दीज बोथ कॉन्सेप्ट्स वर गिवन बाय होमी के भाभा। सो होमी के भाभा बिकम्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यू हैव टू रिमेंबर कि कौन सा ऐसे है, ऑफ मिमिक्री एंड मैन द एम्बिवेलेंस ऑफ द कॉलोनियल डिस्कोर्स इज एन ऐसे विच इज रिटन बाय होमी के भाभा। लेट्स लुक एट दी अदर ऑप्शंस। गायत्री स्पिवाक सबॉल्टन का जो कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज करा था उन्होंने, सबॉल्टन स्टडीज़ की ग्रुप के मेंबर थी वो। एडवर्ड सैयद हो गए हमारा ओरिएंटलिज्म एंड कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म जो वर्क हो गए उनके बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच फैनन के मैंने 3 वर्क्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दैट इज ब्लैक स्किन वाइट मास्क, सेकेंड था हमारा डाइंग कॉलोनाइजेशन, एंड थर्ड वॉज द रेचर्ड ऑफ द अर्थ, द रेचर्ड ऑफ द अर्थ। ओके, और जो द रेचर्ड ऑफ द अर्थ है ना, इसका जो प्रीफेस है दैट वाज रिटन बाय जीन पॉल सार्टे ने। तो दिस इज ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछ रहे हैं कि हु ओरिजिनेटेड द टर्म सबऑल्टर्न। तो दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यू हैव टू टेल कि जो टर्म सबऑल्टर्न है, पहले इसका मतलब पता होना चाहिए, फिर पता होना चाहिए कि किन्होंने दी है, फिर तीसरी बात कि इनको किसने पॉपुलराइज करा था, दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो जो सबऑल्टर्न, पहले मीनिंग समझ लेते हैं। सबऑल्टर्न का मीनिंग क्या होता है। सबऑल्टर्न का मीनिंग होता है ना कि जो लोग एकदम से मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, दैट आर कॉल्ड एज सबऑल्टर्न। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हमने पढ़ा था ना, तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है उसके अंदर जो एकदम मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, हु हैव बीन केप्ट एट द मार्जिन्स, उनको बोलते हैं सबऑल्टर्न। अब इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एंटोनियो ग्रामची। एंटोनियो ग्रामची इटली से बिलोंग करते थे, एंड ही इज द पर्सन हु इज क्रेडिटेड फॉर कॉइनिंग द टर्म सबऑल्टर्न। तो एंटोनियो ग्रामची कौन है, उन्होंने इस टर्म को कॉइन करा है, सबऑल्टर्न टर्म को कॉइन करा है किन्होंने, एंटोनियो ग्रामची ने। सेकेंड ऑप्शन इसमें दे रखा था हमें ल्यूइस एल्थ्यूजर। ल्यूइस एल्थ्यूजर को हमने मार्क्सिज्म में पढ़ा था, एंड उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, ISA और RSA। ISA क्या था हमारा, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, और RSA क्या था, रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस। ठीक है,
चार्ली ऑप्शन लोटार्ड है, ये भी नहीं है, गायत्री स्पिवाक भी नहीं आंसर है। तो हमने देख लिया कि सबऑल्टर्न टर्म किन्होंने कॉइन करी है, हमारी एंटोनियो ग्रामची ने। कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इसमें पूछा है कि दैट हु फाउंडेड द सबऑल्टर्न स्टडीज ग्रुप। ठीक है, तो ये ग्रुप है दैट इज सबऑल्टर्न स्टडीज ग्रुप, और हमसे पूछा है कि ये किन्होंने फाउंड किया था। नाउ आई हैव टोल्ड यू कि जो सबऑल्टर्न जो टर्म है वो किन्होंने कॉइन की है, एंटोनियो ग्रामची ने कॉइन की है। लेकिन ये बात करें ग्रुप की, दैट इज सबऑल्टर्न स्टडीज ग्रुप, तो क्या वो गायत्री स्पिवाक ने किया है, रणजीत गुहा, एडवर्ड सैयद और होमी भाभा। दीज आर दी ऑप्शंस दैट आर इन फ्रंट ऑफ अस। एडवर्ड सैयद तो ओरिएंटलिज्म एंड कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म वर्क है, ही इज़ नॉट द राइट आंसर। होमी भाभा की अलग ही कॉन्सेप्ट है, दैट कॉन्सेप्ट ऑफ मिमिक्री है, कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बिवेलेंस है, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडिटी है, ये भी आंसर नहीं है। अब बच गए हमारे दो ऑप्शंस, गायत्री स्पिवाक और रणजीत गुहा। तो नाउ यू हैव टू नो कि जो सबऑल्टर्न स्टडीज़ ग्रुप है ना, दिस ग्रुप वॉज फाउंडेड बाय रणजीत गुहा, और ये पर्सन कौन है, ही इज़ अ ग्रेट इंडियन हिस्टोरियन, तो ये इंडियन हिस्टोरियन है। और गायत्री स्पिवाक जो है ना, शी पॉपुलराइज्ड द टर्म सबऑल्टर्न बाय राइटिंग द वर्क दैट कैन द सबऑल्टर्न स्पीक। ओके, ये नेम है वर्क का, कैन द सबऑल्टर्न स्पीक, रिटन बाय गायत्री स्पिवाक। अब जो ये ग्रुप है ना, ये फाउंड तो किया है रणजीत गुहा ने, लेकिन इनके साथ और भी मेंबर्स हैं, और उनमें से एक जो मेंबर है ना वो गायत्री स्पिवाक हैं। और जो एडवर्ड सैयद और जो होमी भाभा हैं, इनका कोई रिश्ता नाता नहीं है सबऑल्टर्न स्टडीज़ ग्रुप से, तो ये तो दूर दूर तक इससे एसोसिएटेड नहीं है। रणजीत गुहा फाउंडर हो गए एंड गायत्री स्पिवाक इज़ अ मेंबर ऑफ द सबऑल्टर्न स्टडीज़ ग्रुप। दैट्स ऑल व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. I hope all these 10 questions are clear to you all, and always remember that practice makes a human perfect, and where there is a will there is always a way. So you have to study with the will that should be really very strong within you. And I have already told you that keep doing exercise, उसके साथ कोई compromise नहीं, because hospital is really a bad place to end up. तो अच्छा है कि आप भाई fit रहो और अच्छे से questions को revise करो. See you in the next video with 10 more questions on the post-colonial theory. Till then, all of you keep smiling, stay happy and stay fit. Goodbye to all.